हेलो दोस्तों, चलिए आधुनिक भारत का शुरू करते हैं। आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 शासनकाल था। लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना। 63 वर्ष की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं और ये जो है उत्तराधिकार के संघर्ष में आगे चलकर राजा बनते हैं। चलिए, इसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इसने जो है मुअज्जम जो था, शहजादा मुअज्जम, ये आगे चलकर बहादुर शाह की उपाधि धारण की। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसमें जो है 2 वर्षों के उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था और इसकी उम्र कितनी थी? 63 साल। तो औरंगजेब का बड़ा बेटा था और इसने जो आगे चलकर बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। इसने जो है इस लड़ाई में, उत्तराधिकार के युद्ध में, इसने अपने भाई मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। बहादुर शाह की उपाधि धारण की, लेकिन बाद में जो है इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया है। किसको? तो मुअज्जम को, शाहजादा मुअज्जम को, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है पहला ये उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यानी कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो है बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य। अवध, सादत खां। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज्य थे और उनके संस्थापक है, उनको देखते हैं। अवध हुआ, तो अवध का जो संस्थापक था तो सादत खान था, सादत खान। हैदराबाद, चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह कहा जाता है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह या चिनकलीज खां हैदराबाद का संस्थापक था। रुहेलखंड, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां था। रुहेलखंड का बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां था संस्थापक। बंगाल का मुर्शिद कुली खान था। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां था। कर्नाटक का सादुतुल्ला खान था। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह था। भरतपुर का कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह था। मुगल सम्राट शाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। किसने दी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको दिया था? तो शहादत खां। और शहादत खां जो था कहाँ का संस्थापक था? तो आपका ये अवध का संस्थापक था। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। यानी शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। तो मीर मोहम्मद अमीन जो है आगे चलकर जो है शहादत खां बनते हैं, अवध के संस्थापक। और इनका जो है एक और उपाधि दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा, और वो उपाधि थी बुरहान उल मुल्क की। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। यानी कि जो है खाकी खान जो है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की क्या है कि उपाधि दी। यानी कि कोई इनको खबर रहता ही नहीं था, लापरवाह थे। ठीक है, शासन के प्रति जो है, प्रशासन के प्रति ये लापरवाह थे, इसलिए ये बेखबर रहते थे, इनको कोई लेना देना था नहीं। तो खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। अब चलिए देखते हैं। उसके बाद जहादार शाह 712 से 713, यानी कि एक ही साल रहे हैं। इनका शासनकाल रहा है। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान की मदद से जो है जहांदार शाह क्या बनता है? शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। इसने जो है साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने भी जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? तो जहांदार शाह ने। जहांदार शाह जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी कि जो है जहांदार शाह अपने शासन में जो है ना लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी कि ये वेश्या जो है हस्तक्षेप कर सकती है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां को शासक यानी निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में जो है सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला
खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये मूर्ख था। जहांदार शाह तो जो लंपट मूर्ख था, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। और एक सवाल एक और है जो पीछे मैंने पढ़ाया है, शाह ए बेखबर किबर किसे कहा जाता है? शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारूक सियर का देखते हैं। फारूक सियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फारूक सियर जो है शासक बनता है। फारूक सियर शासक बनता है और इसका शासनकाल था 713 से 700 भले 1713 से 1719 इसका शासन था। और ये सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से फारूक सियर क्या हुआ? शासक बना। फारूक सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहता है। फारूक सियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। 1715 में शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में क्या हुआ? भारत आया। यह शिष्टमंडल फारूक सियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। यह जो शिष्टमंडल जो था यह फारूक सियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फारूक सियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। यानी कि जो उस समय फारूक सियर जो था वो जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फारूक सियर का इलाज किया। जिन्होंने जो है फारूक सियर का इलाज किया। इससे खुश होकर उसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये जो है फारूक सियर, इसको घृणित कायर कहा जाता है। इसे अंग्रेजों को कहीं भी भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया तथा अंग्रेजी सिक्के को क्या किया? मान्यता प्रदान किया। फारूक सियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी कि ये जो है ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फारूक सियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। सही किया, एकदम सही किया। 1719 में जो है सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से क्या करते हैं कि फारूक सियर को गद्दी से उतार दिए और अंधा बनाकर मार डाला। रफी उद दरजात रफी उद दराजत यानी दरजात या दराजत 28 फरवरी से 6 जून 1719 इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। रफी उद दराजत जो है या दरजात, इसने जो है मुगल शासकों में सबसे कम दिन तक शासन इसी ने किया है। उसके बाद रफी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदी था और ये जो था अफीम पीने वाला आदमी था। ये अफीम का आदी था रफी उद दौला। इसे सैयद बंधुओं ने शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 इसने जो निजाम मुल्क मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के यानी कि मौन के यानी कि मौन नहीं मौत के घाट उतार दिया। इसने जो है क्या किया कि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 इसने जो क्या किया कि निजाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। यानी सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया और इनको हटा दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। यानी कि जो है तुरानी सैनिक जो था हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजाम मुल्क मुल्क वजीर बना और 1724 में निजाम मुल्क मुल्क वजीर बना। इसके शासन का दौरान जो है 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसके जो है शासन के दौरान मोहम्मद शाह के शासन के दौरान जो है 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और इसी के समय जो है ईरान का सम्राट जो था कौन था? तो नादिर शाह था। तो इसने जो है 1739 में क्या करता है कि दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। और करनाल के युद्ध में क्या किया कि मुगलों को परास्त किया। हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो तुरानियों ने। और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। यानी ईरान मतलब उस समय फारस था। तो उस समय के जो सम्राट थे नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया
उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका पैंट हो गया था ढीला, ये उस समय दिल्ली का शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस क्या हुआ कि फारस लौटा। ये जो है नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ये जो है तख्ते ताउस जो था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बदशाह कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार के रूप में जो है मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासन काल में यह जो है हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब चलते हैं उत्तर कालीन मुगल सम्राट। बहादुर शाह का जो शासनकाल था 1707 से 1712 तक था। जहांदार शाह का 1712 से 1713 तक था। फारूक सियर का 1713 से 1719 तक था। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका पैंट हो गया था ढीला, ये 1719 से 1748 ईस्वी तक था। अहमद शाह का 1748 से 1754 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 ईस्वी तक था। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 ईस्वी तक था। अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 ईस्वी था। बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 ईस्वी समय था। अहमद शाह 1748 से 1754। अब इसके बारे में पढ़ते हैं अहमद शाह के बारे में। यह एक अयोग्य शासक था, जो है ना अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उधम बाई को सौंप दिए थे। इसने जो है राजकाल के सभी काम जो है उधम बाई को सौंप दिए थे। जैसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई, जिससे जो है किबला ए आलम की उपाधि दी गई। अब चलते हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। यह जहांदार शाह का पुत्र था। आलमगीर गिर द्वितीय जो था 1754 से 1759 इसका समय है। यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। इसी के समय में जो है 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। शाहजहां तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। 1759 से 1760 इसे मुही उल मिल्लत के नाम से जाना जाता है। शाहजहां तृतीय को जो है मुही उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। मराठों के हस्तक्षेप यानी कि मराठों ने हस्तक्षेप किया और इसे गद्दी से उतार फेंका गया। शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक का इसका शासन काल था। इसके शासन काल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसी के समय में शाह आलम द्वितीय के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या किया था? परास्त किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया है। यानी कि जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 64 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। इसमें परास्त होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है और संधि के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी किया। और क्या हुआ कि इसने जो है कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए। यानी कि 1772 में जो है शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 तक रहे। जहां वह 1803 ईस्वी तक रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने जो है 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 से
1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान ने जो है 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक इसका समय है। इसने राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी गई, यानी कि राजा पहले नहीं था, बाद में जो इसने राजा की उपाधि दिया गया, तब ये जो है राजा राम मोहन राय कहलाने लगे। तो राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासन काल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया। और इसी के शासन में जो है अकबर द्वितीय के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को जो है मुगल शासन का अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया और मुगल शासक के नाम पर जो है सिक्के जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। ये जो 1857 की क्रांति हुआ था, ये उसमें भाग लिए थे, जिसके कारण जो है अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया, यानी कि म्यांमार में आज के। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला स्थित हीरा महल जो है बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। मशहूर शायर जो है मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग जो है लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। 17 मई 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। इस यात्रा में जो है वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे। उनसे क्या हुआ कि गोवा को जीता। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क। यूरोपीय कंपनी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली उनकी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में थी 1503 ईस्वी में। डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। डेनिश त्रावणकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में। इसकी प्रथम कंपनी इन लोगों की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सैन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? तो डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की।
डचों ने जो है भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के या पैगोंडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। जहां पर उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोंडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। यानी कि कोलाचेल की लड़ाई हुआ तो उसमें जो है त्रावणकोर का राजा कौन था? मार्तंड वर्मा था। इसने जो है 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को क्या किया? हरा दिया। डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। यानी कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। प्रारंभ में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। यानी कि जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में जो है दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। जहांगीर ने जो है 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला। पूर्वी तट पर जो है अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पश्चिमी तट पर कब की? तो 1613 ईस्वी में सूरत में की थी स्थापित। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था और पहली बार जो है 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें असफल रहे। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में जो है सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जो है अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। वह जो है फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। उसने जो है जहांगीर और खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया। 1632 ईस्वी में क्या होता है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने जो है अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। जिसके अनुसार क्या होता था कि अंग्रेज जो है सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देते थे और जो है गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर लिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, उस समय चंद्रगिरी के राजा थे, मद्रास चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। वहीं पर जो है किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इसी कोठी का नाम जो है फोर्ट
सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना और यही फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कोरोमंडल तट पर जो है अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 ईस्वी में क्या हुआ था कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया और इस अवसर पर जो है दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1668 ईस्वी में क्या था कि चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया और 1687 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। नोट देखते हैं गेराल्ड एंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। गेराल्ड ओंगियर जो है 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल के शासक जो है शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहते हैं निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ने 3 गांव सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। यानी कि 1200 रुपये भुगतान किया और सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी जो है 1200 रुपये में ये प्राप्त किए 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया और यहीं पर जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुए और चार्ल्स आयर जो था फोर्ट विलियम का क्या था प्रथम आपका प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया और कालांतर में यही जो है कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया जिसकी नींव जो है जॉर्ज चार्नोक ने दी जिसकी नींव जो है जॉर्ज चार्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक जो है फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी इसका समय है। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का मध्य जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ। यानी कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में है। 1740 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर जो है यूरोप के दोनों देश थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनियों के मध्य और इसी संघर्ष के कारण जो है यूरोप में उधर वो लड़ रहे हैं तो ये लोग इधर भारत में लड़ना शुरू किया तो मध्य 1746 ईस्वी में क्या हुआ कि युद्ध शुरू हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक सलाह सैपल की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई एक सलाह सैपल की संधि हुआ उस संधि से ये समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया और इस संधि से जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद जो है आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी इस युद्ध के कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना और ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें क्या होता है कि इस युद्ध के कारण जो है हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार विवाद पर बना। हैदराबाद में कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में
मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चांदा साहिब का साथ दिया। क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे विवाद के कारण क्या होता है कि डुप्ले जो है फ्रांसीसी था गवर्नर, और इसने क्या किया कि डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को सपोर्ट करना शुरू किया और कर्नाटक में चंदा साहिब का सपोर्ट करना शुरू किया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा, और अपरिहार्य रूप से जो है अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। क्या होता कि हैदराबाद का जो आसफ जाह था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा ही। तो उत्तराधिकारी को लेकर क्या होता है कि नासिर जंग जो आसफ जाह का पुत्र था और उसका जो भतीजा था आसफ जाह के मुजफ्फर जंग, इसके बीच क्या होता है विवाद खड़ा हो जाता है। समझ गए। कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। और कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई कौन था? चंदा साहिब के मध्य विवाद हो जाता है। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। 1749 में क्या होता है कि फ्रांसीसी सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन जो है वो मारा जाता है तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना, और चंदा साहब का होता है कि कर्नाटक अगला नवाब बनता है। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना के संघर्ष करता हुआ मारा गया, और क्या होता है और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। 1750 में क्या होता है कि नासिर जंग जिसका जो है अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या होता है कि संघर्ष करते हुए फ्रांसीसी सेना से मर जाता है। उसके बाद जो है आपका क्या बनता है मुजफ्फर जंग क्या होता है कि हैदराबाद का नवाब बनता है। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिनापल्ली में शरण ले। अनवरुद्दीन का जो पुत्र था कर्नाटक वाला अनवरुद्दीन, तो वो क्या होता है कि भाग जाता है और भाग कर क्या करता है तिरुचिनापल्ली में शरण ले। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया, और फ्रांसीसियों ने क्या किया कि चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसने क्या किया कि इस घेरे को तोड़ने में क्लाइव असफल रहा, उसने क्या किया कि इस दबाव को कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काटा लिखा है, अर्काट है। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्स-ला-चैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में आंग्ल फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। ये जो कर्नाटक तीसरा युद्ध था 1756 से 63 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1752 1752 में स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिनापल्ली को बचा लिया। 1752 में जो है स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया। यानी इस हार में कारण क्या हुआ कि डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसके जगह पर 1754 में गोडोहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया। और 1755 में क्या होता है कि पांडिचेरी के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1760 ईस्वी में जो है फिर से युद्ध होता है अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों का मध्य, और इसमें जो है सर आयरकुट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया, और वो युद्ध था वांडीवास की लड़ाई। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष जो प्रदेश था उसको जो है फ्रांसीसियों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, और ये प्रदेश जो है भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले दिन 5 पेज के साथ। डेली डिस्कशन होगा।